में आते हैं, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉन्ट साइज। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट्स द साइज ऑफ द टेक्स्ट. Being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use font size adjustment to make paragraphs looks like heading. कहने मतलब कि हमें टेक्स्ट का साइज कभी भी इतना लार्ज नहीं करना जितना हमारा हेडिंग का होता है ना, और हेडिंग्स लुक्स लाइक अ पैराग्राफ। तो इनमें डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक हमारा मेन हेडिंग क्या है, CSS फॉन्ट साइज, उसके अंदर सब हेडिंग हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉन्ट साइज। दिस इज़ अ H1, दिस इज़ अ H2, और जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल वगैरह यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग H3 का यूज़ करते हैं ना। सो ऑलवेज यूज द प्रॉपर HTML टैग लाइक H1 to H6 फॉर हेडिंग्स एंड पैराग्राफ, P टैग फॉर पैराग्राफ्स. द फॉन्ट साइज वैल्यू कैन बी एन एब्सोल्यूट और रिलेटिव साइज. एब्सोल्यूट साइज से मतलब हमारा क्या होता है, सेट द टेक्स्ट टू ए स्पेसिफाइड साइज, does not allow a user to change the text size in all browsers, bad for accessibility reason. Absolute size is useful when the physical size of the output is known. Relative size sets the size related to the surrounding elements and allow a user to change the text size in browser. तो जैसे आज की डेट में क्या हो रहा है कि रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चल रही हैं, तो जब हम लोग बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो फॉन्ट अपना बड़ा हो जाता है, स्मॉल स्क्रीन में जाते हैं फॉन्ट अपना स्केल डाउन हो जाता है, तो वो क्या होता है, रिलेटिव साइज। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं जैसे, और सर्च करते हैं अपनी साइट ली वास्तु। अब आप यहाँ देखना, इसका टेक्स्ट साइज कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको मोबाइल मोड में ले जाऊँगा ना, फॉन्ट साइज चेंज हो गया। तो ये किसके थ्रू है, रिलेटिव, यानी कि ये डिवाइस का, इस मोबाइल फ़ोन का रिलेटिव साइज़ है, और वो जो हम लोग देख रहे थे वो डेस्कटॉप का रिलेटिव साइज़ है। इसी तरह से अगर अपन टैबलेट पे जाएंगे तो टैबलेट का हमें डिफरेंट साइज़ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप जाएंगे टैबलेट, तो ये अपना टैबलेट का साइज़ है। टैबलेट को रोटेट अगर कर देंगे तो साइज़ अगेन चेंज होगा, आप यहाँ से चेंज करिए रोटेट करके, है ना। तो जितना एरिया मिलेगा उसी के हिसाब से हमारा फॉन्ट साइज जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इससे याद आया, इसका मुझे WP एडमिन एक मिनट दीजिएगा। So next note, if you do not specify a font size, the default size of normal text like paragraph is 16 पिक्सल। तो ये हम लोगों ने जब HTML पढ़ा था तभी सीख लिया था कि हमारा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, 16 पिक्सल्स होता है। बट HTML के अंदर जो डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है वो 3 होता है ना। सो 16 पिक्सल का मतलब ये होता है कि हमारा, अगर हम लोग फिक्स साइज़ का बना रहे हैं, यानी कि एब्सोल्यूट साइज़ में बना रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू डालते हैं पिक्सल्स के अंदर, और अगर हम लोग रिलेटिव साइज़ में काम करते हैं तो हम लोग वैल्यू डालते हैं EM के अंदर। तो 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो मान लो कहीं पर आपने लिखा जैसे मुझे 24 पिक्सल का फॉन्ट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, 1.5 REM, तो 24 पिक्सल का फॉन्ट हो गया। सो सेट फॉन्ट साइज विद पिक्सल्स, सेटिंग द टेक्स्ट साइज विद पिक्सल्स गिव यू फुल कंट्रोल ओवर द टेक्स्ट साइज। जैसे कि H1 को हमने बोला 40, H2 को बोला 30, पैराग्राफ को हमने बोला 14 पिक्सल्स। इसका आउटपुट अगर आप चेक करेंगे, हाँ 2 EM,
मतलब 1 EM अगर आपका 1 REM अगर आपका वो है क्या कहते हैं 16 पिक्सल है, तो बस आप उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ पिक्सल्स यू कैन स्टिल यूज़ द जूम टूल टू रिसाइज द एंटायर पेज, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर पिक्सल का यूज़ करें तो हम लोग पेज को अगर जूम करेंगे तो ये देखो साथ में ये भी अपना जूम हो रहा है ना, एंटायर पेज अपना जूम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईएम, जो हम लोग यहाँ बात करते हैं ईएम। तो सेट फॉन्ट साइज विद ईएम टू अलाउ यूजर टू रिसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउजर मेन्यू, मैनी डेवलपर्स यूज ईएम इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स, ठीक है। तो जैसे जब आप बूटस्ट्रैप में जाओगे तो वहाँ पे ईएम ही चलता है हर चीज़ के लिए, चाहे बॉर्डर डिफाइन करो कुछ भी डिफाइन करो, हर चीज़ ईएम में चलेगी। सो 1 EM इक्वल टू द करंट फॉन्ट साइज, द डिफ़ॉल्ट साइज इन ब्राउजर क्या होता है 16 पिक्सल, सो द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ ईएम इज 16 पिक्सल। सो द साइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पिक्सल टू ईएम यूजिंग द फार्मूला पिक्सल डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू जो निकल के आएगा दैट इज़ अ ईएम वैल्यू। अब हमें पता चली गया 1 EM में 16 पिक्सल्स होते हैं। सो अब आप यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज जो है वो कितना रखा है 40 पिक्सल्स देखा जाए तो, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा 40 पिक्सल्स डिवाइडेड बाय 16, तो वैल्यू कितना रिसीव 2.5, तो हमने 2.5 EM यहाँ पर मेंशन किया है। इसी तरह से हमने इसमें 1.875 EM, नीचे वाले में हमने 0.875 EM इस तरह से यूज़ करके डिफाइन किया हुआ है। अब ये हमें EM वैल्यू इस तरह से हो गया रिसीव। इसके बाद अब आप इस कोड को ब्राउज़र में ओपन करोगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन द एग्जांपल अबाउट द टेक्स्ट साइज इन EM is the same as the previous example in pixel, however with the EM size is it possible to adjust the text size in all browsers. Unfortunately there is still a problem with older version of Internet Explorer, the text becomes larger than it should when made larger and smaller than the should when made smaller. तो ये प्रॉब्लम आती है पुराने ब्राउज़र्स के अंदर, बट अब आप मॉडर्न में हो और 2024 में आप हो तो आपको ये प्रॉब्लम आगे जाके भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो जब लोग पहले EM लिखते थे ना तो क्या होता था हमारा जो फॉन्ट साइज होता था वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो जाता था, तो पहले में पूरी बॉडी को भी डिवाइड करके आना पड़ता था, जो हमने यहाँ पर देख रहे हैं ना कैलकुलेशन, तो पूरी बॉडी का हमें फॉन्ट साइज पहले लिख के आना पड़ता था कि पूरी बॉडी का फॉन्ट साइज 16 पिक्सल आएगा, तब EM सही से काम करता था। अगर मैंने डायरेक्ट लगाया तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन उससे डबल लार्ज हो जाता था ये चीज़। तो स्क्रीन के अकॉर्डिंग नहीं बदल जाता। हाँ, अब नेक्स्ट आता है आपका यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड EM। दिस सॉल्यूशन that makes works in all browser is to set the default font size in percentage for the body element। तो बॉडी में अपने फॉन्ट का साइज क्या रखना है 100, अगर आप चाहते हो कि सभी पर मेरा सही से काम करे। नए मुझे नहीं बताना, हो सकता है कोई मेरा ऐसा विजिटर है जो बहुत पुराना अभी तक विंडो चला रहा हो, उसने आज तक अपडेट ही ना किया अपनी विंडो को, है ना। तो हमने क्या लिख देना साथ में बॉडी में फॉन्ट साइज 100%। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे, ये तो मॉडर्न के लिए हो गया। अगर कोई पुराना यूज़र आ गया पुराने ब्राउज़र के साथ, तो हो सकता है विंडो XP चला रहा हो, विंडो 7 चला रहा हो, तो उसको इतना लिख के आपने देना है और बाकी सब कुछ नीचे एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है, आपको बढ़िया से काम करेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज हमारा मतलब है द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ VW यूनिट विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ, ऐसे द VH व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि जिसकी जितनी स्क्रीन की विड्थ होगी हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा फॉन्ट वर्क करेगा। दैट वे द टेक्स्ट साइज विल फॉलो द साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो। सो H1 में हमने क्या लिखा फॉन्ट साइज इज 10 VW, मतलब कि स्क्रीन की जितनी विड्थ है उसका 10%, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पर रन करेंगे और मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आप देख रहे हो स्क्रीन का ये साइज इसने ऑटोमेटिकली इसके अंदर कॉल कर लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो व्यू पोर्ट इज द ब्राउजर विंडो साइज 1 VW इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। इफ द व्यू पोर्ट इज 50 सेंटीमीटर वाइड द 1 VW इज क्या हो गया 0.5 cm। तो यहाँ पर टेक्स्ट ये आपका इसलिए बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे आपकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी, देखो इसमें जूम नहीं हो रहा टेक्स्ट आपका क्योंकि हमारी स्क्रीन की विड्थ इतनी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे छोटा करूँगा तो देखो फॉन्ट छोटा हो रहा है, ये चीज़। तो पीछे अगर जाके देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या लिखा है 10W, यानी पूरे ब्राउजर की विड्थ का 10%, 5 मतलब 5%। इसी वजह से आपको यहाँ पर हेडिंग जो है वो लार्जर दिखाई दे रहा है और टेक्स्ट जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5% है ये
10%. Next. So viewport is the browser window size. One VW equal to 1% of viewport width. If the viewport is 50 centimeter wide, तो 1 VW is equal to 0.5 सेंटीमीटर. मतलब कि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहेगा. नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका गूगल फॉन्ट. हम लोग किस तरह से लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर. ओपन करेंगे. सो CSS Google Fonts. If you do not want to use any of the standard fonts in HTML, you can use Google Fonts. Google Fonts are free to use and have more than 1000 fonts to choose from. तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, fonts.google.com पर आएंगे और यहाँ पर जितने भी स्टैंडर्ड फॉन्ट है जो वेब में यूज़ होते हैं या डिफरेंट चीज़ों में यूज़ होते हैं वो सारे फॉन्ट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे. तो जनरली जब भी हम लोग फॉन्ट की बात करते हैं तो हम लोग किस तरह के फॉन्ट का यूज़ करते हैं, सैंस सेरिफ. सो जैसे आप सैंस सेरिफ चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके फॉन्ट उसी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे. ठीक है. अगर आपने बोला मुझे सेरिफ फॉन्ट की जरूरत है तो सेरिफ फॉन्ट आ जाएंगे. स्लैब सेरिफ बोलोगे स्लैब सेरिफ आ जाएंगे. इसके अंदर डिस्प्ले फॉन्ट बोलोगे डिस्प्ले वाली फॉन्ट जिसमें स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होती है. हैंड राइटिंग बोलोगे तो हैंड राइटिंग के फॉन्ट आ जाएंगे इसके अंदर. तो हर तरह के फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है. तो हम लोग गूगल से भी फॉन्ट लेके डायरेक्ट लगा सकते हैं. सो जनरली एक डिज़ाइनर को सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न होता है वो होता है उसका क्या बोलते हैं कि कौन से फॉन्ट लगाए जाएँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर. तो मैं आपको यहाँ से वो सारी चीज़ों का बता दूंगा कौन कौन से फॉन्ट आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेंगे. एक मिनट दीजिएगा. आते हैं इसमें. तो गूगल का एक फॉन्ट है विच इज़ सोफिया. ठीक है. तो जब भी आप अपना फॉन्ट कोई भी ऐड कराओगे तो आपने क्या करना है, हेड टैग में आना है और यहाँ पर आपने इस तरह से लिखना है लिंक, यहाँ से रिलेवेंट स्टाइल शीट HREF में गूगल का गूगल का पाथ आपने डिफाइन करना है. गूगल यहाँ से apis.com/css और फैमिली क्या है, सोफिया. इस तरह से. तो आपका जो ये फॉन्ट है ये आपका अपना रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले करेगा. देखिए रिजल्ट दिखाई दे रहा है इसका. और ये देखो ऊपर टॉप में इस तरह से कॉल हो रखा है. इसी तरह से जो भी फॉन्ट आप लगाना चाहते हो आपको जस्ट यहाँ पर बताना पड़ेगा उस फॉन्ट के बारे में. तो जैसे आप यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल, हियर वी वांट टू यूज अ फॉन्ट नेम
ट्रॉन्ग फ्रॉम गूगल फॉन्ट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे फैमिली का नेम हमने चेंज कर दिया। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो फॉन्ट हमारा डिफरेंट आ गया इसके अंदर। सो इसी तरह से आप डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये ऑडियो वाइट फॉन्ट का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियो वाइट से रिलेटेड हमारा रिजल्ट में दिखाई दे रहा है इस तरह से। सो व्हेन स्पेसिफाइंग अ फॉन्ट इन CSS ऑलवेज लिस्ट at minimum one fallback font to avoid unexpected behaviors. So also here you should add a generic font family like serif or sans serif to the end of the list. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हमने डायरेक्ट फॉन्ट का नाम ना देके क्या करा है, इस फॉन्ट के साथ में फॉलबैक भी लगा रखा है कि भाई ये sans serif फॉन्ट है, ये आपका sans serif फॉन्ट है, इस तरह से ये आपका serif फॉन्ट है। देख रहे हैं, तो फॉलबैक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉलबैक क्या होता है कि जब एक फॉन्ट कंप्यूटर को नहीं मिलता तो वो दूसरे फॉन्ट के साथ आपके कोड को रेंडर कर देता है। जैसे आप देखते हो फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में सब्स्टिट्यूट फॉन्ट आपको रिकमेंड करता है कि भाई ये नहीं है, इसकी जगह पर ये लगा लो, है ना। तो भाई वेब के केस में तो कोई बैठ के चूज़ करेगा नहीं, तो कंप्यूटर कोड जो है खुद से डिसाइड करे, तो हम लोग फॉलबैक डालते हैं। ठीक है, तो फॉलबैक के अंदर हमने ये भी सीखा था कि भाई अगर हमारा गूगल के केस में ही ध्यान रखना कि अगर सिंगल वर्ड का भी नहीं होगा तो भी डबल कोट में आएगा, और अगर हम लोग अपने कंप्यूटर से डाल रहे हैं फॉन्ट तो वो आपका सिंगल वर्ड वाला डबल कोट में नहीं आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपका टाइम्स न्यू रोमन जैसा कोई फॉन्ट है मल्टीपल वर्ड के कॉम्बिनेशन में, तब आपको सिंगल कोट या डबल कोट में लिख के उसको कॉल करना होता है ना। ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपनी। सो यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स। अगर मैं एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल गूगल के फॉन्ट्स लगाने, तो अभी तक आप यहाँ देखे थे सिंगल फॉन्ट लिखा होता, ऊपर देखो। अब अपन क्या करेंगे, पाइप की का यूज़ करके हम लोग मल्टीपल फॉन्ट एक साथ यूज़ करेंगे। तो जैसे टू यूज़ मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स जस्ट सेपरेट फॉन्ट नेम विद अ पाइप कैरेक्टर, जो कि आपके कीबोर्ड में एंटर के जस्ट ऊपर ही होता है ना। तो यहाँ पर हमने 3 फॉन्ट एक साथ डिफाइन किया। हमने H1 के अंदर अलग फॉन्ट डाला है, H1B के अंदर अलग फॉन्ट है, H1C के अंदर हमारा अलग फॉन्ट है। जब हम लोग उसका आउटपुट चेक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं तीनों में डिफरेंट फॉन्ट हमारे देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। तो कैसे हुआ ये अलग अलग, क्योंकि ये ABC जो क्लास है, मैंने कोड के अंदर जाके क्या करा, ABC क्लास को देखो कॉल कराया हुआ है, दिखाई दे रहा है क्लास A, क्लास B, क्लास C, ये तो सीख ही चुके हो आप, है ना। तो H1 मतलब हेडिंग पे ही चलेगा, ABC मतलब ABC हेडिंग के ऊपर। नेक्स्ट, रिक्वेस्टिंग मल्टीपल फॉन्ट्स में स्लो डाउन योर वेब पेज, सो बी केयरफुल अबाउट इट। यानी कि जितने ज़्यादा आप पेज फॉन्ट्स का यूज़ करोगे तो सीधी सी बात है, गूगल से लोड हो रहा है आपके पेज में, तो आपके पेज की स्पीड भी स्लो होगी इसके थ्रू। सो सोच समझ के लगाना है कि ज़रूरत है एक्चुअल में, तो अदरवाइज बिना वजह सजाने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर आपको 10 फॉन्ट लगाने, वो मत करना, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टाइलिंग गूगल फॉन्ट्स भी मेरे को लगता है जैसे बाकी जो हम लोगों ने टेक्स्ट को स्टाइल करना सीखा है, गूगल फॉन्ट के भी कलर साइज़ वगैरह को मुझे मैनिपुलेट करना है तो कर सकते हो। Of course you can style Google fonts as you like with CSS. So for example जैसे कि स्टाइल था सोफिया फॉन्ट, तो हम सोफिया फॉन्ट को कॉल करने के साथ साथ उसका फॉन्ट साइज और उसकी शेडो वगैरह उसमें ऐड कर रहे हैं। तो जब आप इसका आउटपुट देखें तो आपको दिखाई दे रहा है उसमें शेडो ऐड हुआ फॉन्ट के नीचे। तो टेक्स्ट में शेडो के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट शेडो, ठीक है। Enabling font effects, तो Google has also enabled different font effects that you can use. First add effect equal to effect name टू दी गूगल API। तो यानी कि मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफेक्ट इक्वल टू ऊपर, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख रखा है फायर, तो मेरे फॉन्ट पे फायर इफेक्ट आ जाएगा। मुझे यहाँ पर फायर इफेक्ट बनाना नहीं है, फायर इफेक्ट ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट में दिखेगा भी। टू देन ऐड अ स्पेशल क्लास नेम टू द एलिमेंट दैट इज गोइंग टू यूज द स्पेशल इफेक्ट। द क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद फॉन्ट इफेक्ट एंड एंड विद इफेक्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा अपना फॉन्ट का नेम सोफिया एंड इफेक्ट इज फायर, हमने लिखा बॉडी में फॉन्ट फैमिली जो हम लोग पहले यूज़ करता है। अब आपने यहाँ पर नीचे कॉल करते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है H1 टैग में क्लास नेम फॉन्ट इफेक्ट फायर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, फायर इफेक्ट जो होगा वो आपके टेक्स्ट में आ चुका होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास गूगल ने मैं पहले से लिख के दिया कि ये लगाने से इस तरह का कुछ रिजल्ट आपका बनेगा। तो आप इसको मैनुअली बैठ के बनाओ, उससे अच्छा डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि वेबसाइट अल्टीमेटली लाइव चलेगी तो इंटरनेट चल रहा होगा, इंटरनेट चलेगा तो इफेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, जिस एलिमेंट पर लगा रहे हो उस पर फॉन्ट इफेक्ट फायर, देख रहे हो ना, इफेक्ट का नेम, यानी कि द क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद फॉन्ट इफेक्ट, जो भी आपके इफेक्ट का नेम है वो आपने कॉल करना है।
अब ये जो एक्स्ट्रा फालतू का कोड आ रहा है ना, इसको मैं ये बेसिकली VS कोड के से आ रहा है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट देखें यहाँ से डेस्कटॉप, तो ये आपको नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला पूरा पाथ यहाँ से कॉपी करके, ये अपना चल रहा होगा डेस्कटॉप, नहीं ये D ड्राइव से चलता है अपना यहाँ पर TTS, कौन सा फोल्डर पर, जुलाई के अंदर ये अपना फॉल्ट हो गया। तो यहाँ से लोकेशन हमने किया कॉपी, अब देखो फालतू की चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर, पहले जानते हो, तो सीधे हमारा इफेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पर H1 में हमने फॉन्ट इफेक्ट फायर का यूज़ किया, जिसके वजह से हमें फायर इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें फायर इफेक्ट के बाद, टू रिक्वेस्ट मल्टीपल फॉन्ट इफेक्ट जस्ट सेपरेट द इफेक्ट नेम विद द पाइप कैरेक्टर, यानी कि हम लोग जैसे चाहते हैं इफेक्ट में नियॉन प्लस आउटलाइन प्लस एम्बोस प्लस शेडो मल्टीपल, तो ये सब क्लास भी पहले से बनी हुई है आपकी। आपने बस क्या करना है, जैसे मैंने H1 टैग में यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट नियॉन, फॉन्ट इफेक्ट आउटलाइन, फॉन्ट इफेक्ट एम्बोस, फॉन्ट इफेक्ट यहाँ पर शेडो मल्टीपल, तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपको अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह से। ठीक है, नियॉन वाले में नियॉन इफेक्ट आया, आउटलाइन वाले में आउटलाइन आया, एम्बॉस वाले में एम्बॉस इफेक्ट मिल रहा है, और शेडो वाले में शेडो इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हाँ बेटा, ठीक है, तो इस तरह से अपन मल्टीपल इफेक्ट्स वगैरह भी ट्राई कर सकते हैं, सब रेडीमेड इफेक्ट बने बनाए आपको मिल जाते हैं गूगल से। नेक्स्ट, तो इसके बाद आती है फॉन्ट की पेयरिंग। फॉन्ट की पेयरिंग यानी कि किस फॉन्ट के साथ कौन सा फॉन्ट अच्छा लगेगा, ये वाला पार्ट। So great font pairing are essential to great design. Font pairing rules. Here are some basic rules to create great font pairing. First is complement. It is always safe to find font pairing that complement one another. A great font combination should harmonize without being too similar or too different. Second, use font superfamilies. A font superfamily is a set of fonts designed to work well together, so using different font within the same superfamily is safe. For example, the Lucida superfamily contain the following fonts: Lucida Sans, Lucida Serif, Lucida Typewriter Sans, Lucida Typewriter Serif and Lucida Math। तो इस तरह से आपको एक ही फैमिली के साथ जाना चाहिए, जैसे कि आपका एक आती है रोबोटो फैमिली फॉन्ट के अंदर, पॉपिंस फैमिली है फॉन्ट के अंदर, तो एक ही फैमिली के अंदर आपको काम करना है। नेक्स्ट आता है कंट्रास्ट। So contrast is king. Two fonts that are too similar with often conflict. However, contrast done the right way, bring out the best in each font. Example: combining serif with sans serif is a well-known combination. A strong superfamily includes both serif and sans serif variation of the same font, like Lucida and Lucida Sans. So choose only one boss. One font should be the boss. This establishes a hierarchy for the fonts for your page. This can be achieved by varying the size, weight and color. So जैसे कि आप मेरा यहाँ देख सकते हो लिवास्तु वाले पेज के अंदर हमने यहाँ पर जो हेडिंग डिफाइन की है मेजर, उसके लिए हमने एक बॉस फॉन्ट यूज़ किया हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर जहाँ भी आपको हेडिंग मिलेगा वो सेम उसमें मिलने वाला है आपको। ऐसा नहीं कि मैंने हेडिंग के लिए कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज़ किया हो, हर जगह पर एक ही फॉन्ट चल रहा है। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। अब मान लो यहाँ पर हेडिंग में एक डिफरेंट फॉन्ट में ले लूँ, यहाँ हेडिंग में एक डिफरेंट फॉन्ट में लूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सो यहाँ पर आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल आप देखेंगे, नो डाउट जॉर्जिया इज द बॉस है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमने बॉडी के अंदर बर्गना अपना डिफाइन किया, H1 के अंदर जॉर्जिया हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमें देखने के लिए मिलेगा। सो बढ़िया दिखाई दे रहा है फॉन्ट, क्लैरिटी में कोई इशू किसी तरह का पढ़ने में, ठीक है। सो दिस इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विद वन बॉस फॉन्ट। तो जैसे कि मैंने अपने में एग्जांपल दिया है कि पूरे टॉपिक में
जहाँ भी हमने हेडिंग्स का इस्तेमाल किया, हमने एक ही फॉन्ट का इस्तेमाल किया हुआ है और डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे फॉन्ट का यूज़ किया है। इन द सेम वे हमने यहाँ पर भी देखेंगे H1 हेडिंग को बोला है जॉर्जिया फॉन्ट और बॉडी को बोला है वर्धना फॉन्ट। तो आप यहाँ देखेंगे इसका आउटपुट कितना बढ़िया आ रहा है। तो ऐसे क्लियर फॉन्ट आपने यूज़ करने अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, ये नहीं कि हम कुछ भी फॉन्ट लगा रहे हैं, उससे क्या होगा आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जिसका आपने ध्यान रखना है। तो जैसे जॉर्जिया एंड वर्धना का हम लोगों ने एग्जांपल देखा, जिसका आउटपुट हमारा कुछ वाइट कलर के साथ इस तरह से आएगा। देखो इन्वर्ट मोड भी अच्छा आ रहा है और डिफरेंट मोड में भी हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हेल्वेटिका एंड गैरामोंट फॉन्ट, अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो ये भी बहुत बढ़िया आपको आउटपुट देगा। इसी तरह से आपका गूगल फॉन्ट के साथ अगर आप पेयरिंग करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मैरी वेदर एंड ओपन साइंस के साथ इसका आउटपुट आप देखेंगे, ये भी एक अच्छा फॉन्ट है काम करने के लिए। उबंटू एंड लॉरा, आप इसके साथ काम कर सकते हैं, देखिए इसका आउटपुट क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए आप एब्रिल फैट फेस एंड पॉपिंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हेडिंग जो होते हैं उसके अंदर हम लोग सेरिफ फॉन्ट लगा सकते हैं क्योंकि हेडिंग बड़े लिखे जाते हैं, बट टेक्स्ट ऑलवेज आपका सेंस सेरिफ रहता है। टेक्स्ट के साथ ऐसा मिक्सिंग नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी रीडिंग के अंदर। जैसे यहाँ पर स्नेजल एंड फ्योना फॉन्ट, तो फ्योना फॉन्ट के साथ देखो आपका इस तरह का रिजल्ट। यहाँ से फिजिला वंस एंड इसका देखें आप लिब्रे का, इसका आउटपुट आपको बढ़िया मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ से स्पेस मोड एंड मोली फॉन्ट, स्पेक्ट्रल एंड रूबिक फॉन्ट, क्लैरिटी देखो किस फॉन्ट के अंदर कितनी बढ़िया है। ऑसवर्ल्ड एंड नेटो साइंस, ठीक है। तो ये हमारे क्या अलग अलग फॉन्ट है। आप देख रहे हो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है 16 पिक्सल, लेकिन क्लैरिटी देखो कितनी अमेजिंग है इसके अंदर, नहीं। तो जब आप वेबसाइट बनाए तो जो मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको रिकमेंड किया, आप इन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ अपनी वेबसाइट बनाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको कभी भी फॉन्ट यूज़ करने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सा फॉन्ट लगाना है। तो ये 4 रूल्स हैं, ध्यान रखना। 1 इज़ कॉम्प्लीमेंट, सुपर फैमिलीज, कंट्रास्ट इज किंग एंड चूज 1 बॉस, यानी कि हेडिंग जिसमें चलेंगी आपकी, चाहे वो 1 से लेकर 6 तक की हो। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे फॉन्ट के अंदर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की। So the CSS font property, to shorten the code, it is also possible to specify all the individual font properties in one property. The font property is a shorthand property for font style, font variant, font weight, font size, line height, font family. So note the font size and font family values are required. ये दो तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं, ठीक है। इफ़ वन ऑफ अदर वैल्यूज इज मिसिंग देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आर यूज्ड, यानी कि जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होगा फिर वो चलेगा। तो जैसे कि अभी तक हम लोग क्या लिखते थे, फॉन्ट फैमिली, अब क्या लिखेंगे, ओनली फॉन्ट। तो जैसे हम लोगों ने बॉर्डर पढ़ा था, तो बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, फिर उसकी शॉर्ट हैंड क्या होनी थी, ओनली बॉर्डर। इसी तरह से फॉन्ट आपकी शॉर्ट हैंड बनती है जिसके अंदर फॉन्ट साइज, फॉन्ट का नेम, फैमिली, जो भी आपने डिफाइन करनी ये प्रॉपर्टी सारी इसके अंदर यही बना देंगे। जैसे आप देखेंगे इटैलिक भी हमने किया हुआ है, स्मॉल कैप भी किया है, बोल्ड भी किया हुआ है, फॉन्ट साइज भी हमने डिफाइन किया हुआ है, जॉर्जिया भी हमने डिफाइन किया, सब कुछ डाल रखा है एक साथ। और इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, कुछ इस तरह से, है ना। तो हमने स्मॉल कैप भी डिफाइन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें एक साथ 1 गो में काम कर रही हैं इस पैराग्राफ के अंदर। इटैलिक, स्मॉल कैप, बोल्ड, यहाँ से सब कुछ। तो ये आपका फॉन्ट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे आज नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आइकन्स, नंबर 16। CSS icons. Icons can easily be added to your HTML page by using an icon library.
आजकल क्या होता है, वेबसाइट के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि भाई अच्छे अच्छे आइकन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव बने हमारी साइट, है ना, यूज़र को देख के समझ में आ जाए कि किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर किस लिए किया जा रहा है। तो आइकन वगैरह को कॉल कराने के लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास लाइब्रेरीज वगैरह रहती हैं जिसकी हेल्प से आप ये काम करा लेते हो। तो जैसे इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं स्क्रिप्ट टैग टॉप में, और यहाँ पर जाकर आपने लिखना है src इक्वल टू https, यहाँ लिखेंगे kit डॉट fontawesome डॉट कॉम स्लैश, इसका पाथ आप डिफाइन करेंगे A076D05399.js, ये इसकी फाइल होती है। क्रॉस ओरिजिन डिफाइन कर देंगे इसका एनोनिमस। तो ये हमारे पास एक फाइल है। अब अगर ये फाइल सही है तो उस पर क्लिक करिएगा, अगर ये फाइल ओपन हो जाती है इट मीन्स कि ये हमारी सही से कनेक्ट हुई है। तो यानी ये लिंक हमारा शायद बंद हो गया है। https kitfont.awesome.com slash A076D05399। ये तो चल रही थी, इसको क्या हो गया? खाली ये चेक करिए किट डॉट फॉन्ट ऑसम काम कर रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार ज़रा नीचे से कुछ आइकन हम लोग एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा है इसके अंदर। इसके लिए आपको फॉन्ट ऑसम वेबसाइट के ऊपर ना अकाउंट वगैरह बनाने की भी ज़रूरत रहती है। तो एक काम कर लेते हैं, fontawesome.com पर आते हैं, साइन इन कर लेंगे यहाँ पर। पहले साइन अप करते हैं, साइन अप आ गया, साइन इन, साइन अप एंड गेट स्टार्टेड, एंटर योर ईमेल, सेंड साइट एम्बेड, इमेज हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ऑलरेडी हमारा ईमेल है इनके पास। यहाँ से अपना पासवर्ड करेंगे रीसेट, चेंज पासवर्ड, और अभी हम लोग यहाँ से करेंगे लॉगिन। तो मेरा जो कोड है वही है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, और अपने कोड में मैं ऊपर यहाँ लाके इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। खुल गया, काम कर रहे हैं।
इस तरह से चलाना है। तो ये फॉन्ट ऑसम वेबसाइट है, इस पर अपना अकाउंट बनाइएगा। मैं आपको इसका लिंक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आगे होगा आप लोगों के पास। चलिए, तो वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इतना पार्ट हो जाएगा अपना जी। चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैं अपना एक आई टैग लूँगा और उसमें क्लास कॉल कर लूँगा FAS फॉन्ट ऑसम। मैंने लिखा फा क्लाउड। मैं यहाँ पे जाकर लिखा जैसे कि मुझे हर्ट के सिंबल की रिक्वायरमेंट है, या मुझे कार के सिंबल की रिक्वायरमेंट है, या मुझे फाइल के सिंबल की रिक्वायरमेंट है, या मेरे को बार्स के सिंबल की रिक्वायरमेंट है। ऐसा हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन कर लिया। तो अगर ये क्लास एक्चुअल में सही से काम कर रहा होगा तो ये मुझे इसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए ज़रा यहाँ से इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो दिखाई दे रहा है सारे आइकन आ गए। तो ये तभी आएंगे जब हमारा अकाउंट बना होगा। तो पहला आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, फिर उसके बाद आपने इसको ट्राई करना है। मैंने देखो तरीके से ऊपर सब डिफाइन कर दिया यहाँ पर, हाँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल अभी आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ लिखेंगे जाके। यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर सकते हैं। परफेक्ट, ऑलराइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि लाइब्रेरी कैसे लगानी है। तो पाथ जो है आपका इसी फाइल के अंदर अवेलेबल है, टॉप में देख लीजिएगा। और ये जो है आपका नेम वहाँ से मिलेगा जब आप उस वेबसाइट पर, रिकॉर्डिंग के अंदर पूरा स्टेप है कैसे कैसे हमने इसको किया है, ठीक है। नीचे आते हैं यहाँ पर और लिखते हैं हाउ टू ऐड आइकन्स। यहाँ जाइए। द सिंपलेस्ट वे टू ऐड एन आइकन to your HTML page is with an icon library such as Font Awesome। So ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये सारे आइकन्स में रिसीव होते हैं। Add the name of the specified icon class to any inline HTML element. Like you can use iTag, यहाँ लिखेंगे हम लोग %LT LI iTag %GT। or you can use span tag।
इनलाइन एलिमेंट्स हमारा मतलब क्या है, वो टैग जो बेसिकली न्यू लाइन नहीं बनाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, all the icons in the icon library below are scalable vectors that can be customized with CSS। तो हम लोग क्या क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं इसमें, लाइक जैसे कि इसका साइज आइकन का, उसका कलर, शैडो एटसेट्रा। तो ये सारे काम आप इसकी हेल्प से करा सकते हो। तो ये तो होगा कि हाउ टू ऐड आइकन्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉन्ट ऑसम आइकन्स। To use the font awesome icon, तो आपको उसकी वेबसाइट पर आना है, गो टू फॉन्ट ऑसम, दिस इज द वेबसाइट। आपको ने लिंक इसमें लगा के दे दिया, ठीक है। फॉन्ट ऑसम, गो टू fontawesome.com और आपने क्या करना है यहाँ पर, साइन इन, राइट, एंड गेट अ कोड टू ऐड इन दी हेड सेक्शन। यानी कि हेड टैग में हमें वो जावास्क्रिप्ट का कोड लाके डालना है, हेड सेक्शन ऑफ योर HTML पेज। सो इसका जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर लाके करेंगे कॉल। कहाँ गया ये रहा। तो इसको लिखेंगे M% और इस पूरे को कट करके कोड में डालेंगे। इसको लिखेंगे M% LT लाइक दिस। सो वेबसाइट का यूआरएल लेगा kit.fontawesome.com और ये मेरा कोड है, ये आपके पास काम नहीं करेगा तो मैं इसको लिख देता हूँ योर code.js। तो कोड आपको पता है कहाँ से मिलेगा, वो आपने इसको रिप्लेस कर लेना है और बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा इसके अंदर। Read more about how to get started with Font Awesome। चलो, तो यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ लिखेंगे और इसको भी कट करके आप पैराग्राफ में डालेंगे। लिखेंगे नोट
no downloading and or installation is required. सो ना तो आपको कुछ डाउनलोड करना है ना ही कुछ इंस्टॉल करना है, सीधे लाके आपने हेड सेक्शन में ये लगा देना है और उसके बाद में अपनी क्लास में नेम बताते जाइए कि भाई क्या आपने कॉल करना है, जैसे कार, क्लाउड, हर्ट, फाइल, बार, वो आपके आइकन्स उसी नाम से बन के तैयार हो जाएंगे यहाँ पर। अब ऐसा नहीं आप कुछ भी आप लिख दो बन जाएगा, जो वहाँ पर होंगे वही चलेंगे। तो यानी कि ये कहाँ पर लिखे होंगे, सब यहाँ लिखे हुए। तो इस फाइल में सब कुछ अवेलेबल है। और ध्यान रखना कि अकाउंट आपका लॉगिन है तभी ये काम करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक डेमो बनाएंगे नीचे। एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग पूरा पार्ट डिफाइन कर देंगे। सो मैं यहाँ पर फ्री टैग का यूज़ नहीं करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया टैग, और इसमें एक क्लास लगा देंगे फॉर्म कंट्रोल और रीड ओनली ट्रू। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो एज इट इज़ रेंडर होगा, मुझे LTGT लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक यहाँ पर लिखूँगा HTML5, तो मेरा पूरा कोड बन के आ गया इसके अंदर। अब मैं बॉडी में जाके क्या लिखना चाह रहा हूँ और मुझे हेड में क्या कॉल करना है, तो मैंने यहाँ से ये पार्ट एज इट इज़ कॉपी किया, ये वाला URL, इसको मैं नीचे जाके इसमें कॉल करा लेता हूँ हेड के अंदर अपने। इसके बाद बॉडी में जाते हैं और मैंने ऊपर कुछ अपने आइकन्स कॉल किए थे, मैंने इनको बॉडी में कॉल किया। और अब हम इसका क्या करेंगे, आउटपुट चेक करके देखेंगे कि भाई इसका आउटपुट हमें कुछ रिसीव होता है कि नहीं। तो आपने एक फ़ाइल जो है वो यहाँ पर सेव एज कर लेनी है। इसके लिए इस फाइल को आप सेव एज कर दोगे, जाके ट्राई CSS आइकन्स अंडरस्कोर फा मतलब फॉन्ट ऑसम। और यहाँ पर हम लोग इस कोड को जो है वो ट्राई करके देखेंगे कि भाई इसका रिजल्ट हमें क्या रिसीव होता है। तो यहाँ से इसको करिए कॉपी, और यहाँ पर इस फाइल का नेम हम लोग करेंगे चेंज। इसको अपने ब्राउज़र में जाके कर लेना है ओपन, यहाँ जाइएगा कंट्रोल, अच्छा ऑलरेडी अपनी फाइल खुली है। तो यहाँ पर हमारा कहीं पर कोई कोड टैग खुला रह गया जिसके से हमारा सब कुछ कलरफुल आ रहा है। यहाँ पर होगा कि गड़बड़ कहाँ पर है, एट द नेम ऑफ द स्पेसिफाइड। कोड यहाँ पर बंद हुआ, यहाँ भी बंद हो गया, यहाँ भी हमारा बंद हो गया। नो डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, हाउ टू ऐड आइकन्स सच एज फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे फॉल्ट है। इसको टैग को हटाओ, अब सही है। So the simplest way to add an
icon to your HTML page is with an icon library such as font awesome. Add the name of the specified icon class to any inline HTML element like I or span. All the icons in icon libraries below are scalable vector that can be customized with CSS size, color and shadow. So ये अपना जो है आपको हेड में कॉल करना है, ये वेबसाइट है जहाँ पर जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है। और इसके बाद आपने कोड को हेड में लाके कॉल कर देना है। इसके बाद जो हमारा नीचे ये पार्ट है, इसके आपने लिखना है रोज लिख के आपने इसकी हाइट को यहाँ पर डिफाइन कर देना है। रिलोड करेंगे तो इसकी हाइट जो इस तरह से इंक्रीज होगी। तो अभी ये लाइव सर्वर्स आ रहा है, तो इसको लाइव सर्वर्स ना करके आप इसको यहाँ से चलाएगा, फॉन्ट 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 ऐसे, इतना पार्ट है यहाँ। तो यहाँ से 15, 18, 17, 16, 17 इज परफेक्ट हाइट। तो ये अपना कॉल हो गया। अब ये जो स्पेस इधर में दिखाई दे रहा है, इसको हमें थोड़ा सा तरीके से मैनेज कर लेना है। तो आप यहाँ जाएंगे, इसमें इसको इस तरह से डिफाइन। तो चलिए, इस कोड का जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, कुछ ये आपको दिखाई देगा। अब हमें इसमें क्या करना है, अपना लाके लाइब्रेरी जो है वो कनेक्ट करा देना है। तो यहाँ से जाएंगे कॉपी और इधर अपनी फाइल को जाके कर देंगे रिप्लेस। और ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, वही सब आ गया, एक क्लाउड, हर्ट, कार, फाइल, बार्स। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइज को हम लोग किस तरह से चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या लिखा, देखने में आइकन है लेकिन हैंडल किस हो रहा है, फॉन्ट साइज से। तो जो फॉन्ट के अंदर प्रॉपर्टी होती है आपकी, जैसे कि साइज कितना रहेगा, कलर कितना रहेगा, टेक्स्ट शेडो लिखना है, तो जो भी आप करना चाहोगे वो सारी प्रॉपर्टीज आपके इसके ऊपर काम करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये साइज अगर आपको चेंज होती है इसका डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक और होता है हमारे पास आइकन का प्लेटफॉर्म विच इज़ बूटस्ट्रैप, जो कि आप आगे जाके सीखोगे। बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमें ऑप्शन मिलते हैं आइकन्स के, दिखाई दे रहे हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो बूटस्ट्रैप आइकन्स का। इसमें भी आपको कोई डाउनलोडिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे जाओगे और इस पर अकाउंट भी नहीं बनाना आपको। तो यहाँ पर सीधे सीधे CDN दिया हुआ है। CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये आपने अटैच कर देना और आपका काम हो जाएगा। तो चलो इसको ट्राई करके देखेंगे। HR H2 bootstrap icons. To use bootstrap icon, इसको ग्लिफ आइकन भी बोलते हैं लोग, ठीक है, ग्लिफ आइकन। ग्लिफ आइकन इससे पहले नाम सुन रखा आप लोगों ने? नहीं, ग्लिफ आइकन फोटोशॉप में होता है। जब आप लोग फोटोशॉप पढ़ते हो और उसके साथ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैंडल कर रहे थे, तब आपको ग्लिफ आइकन का मिलता है। टू यूज ग्लिफ आइकन्स, ऐड द फॉलोइंग लाइन इनसाइड द हेड। Inside the head section of your HTML page. तो इसको भी हम लोग चला के देखें क्या इस पे पाथ कोई ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ से ये वाला पाथ पूरा कॉपी करेंगे एज इट इज, और इसको लाके हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे।
ये बनेगा हमारा टैग। और इस लिंक को रिप्लेस करके आप यहाँ पर पूरा डिफाइन कर लेंगे। अब चला के देखो कुछ खुलता है कि नहीं। देखो कोड ओपन हुआ, बढ़िया, अपना काम हो गया इसके अंदर। अब हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे। तो इसमें भी आपको कोई लोडिंग डाउनलोडिंग कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये भी डायरेक्टली आपका वर्क करेगा। चलिए तो यहाँ से एक बनाइए एग्जाम्पल, और यहाँ तक का पूरा पार्ट कॉपी करके इसके नीचे लाके कॉल कर दो। चलिए, तो अपना लिंक वाला जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है वो आप यहाँ लाके कॉल करिए। इस तरह से, और यहाँ पर जाके आपको इनको कॉल करा लेना है। तो आइकन यहाँ पर कॉल करने के लिए आप यहाँ पर आओगे और टॉप में जाओगे, जो भी आइकन समझ में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसका आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखेंगे। कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस, या मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जितनी जगह पर मेरा लिखा हुआ है इसमें, इसको मैं क्या बोलूँगा, BI। BI बोले तो बूटस्ट्रैप आइकन, F पे मतलब फॉन्ट ऑसम। फिर आप यहाँ लिखेंगे BI और ट्राई करके देखो क्या कुछ आपका इसका आउटपुट बनता है या नहीं बनता है। तो मैंने ना उसी में क्या कहते हैं, जो आपका फॉन्ट ऑसम वाला था उसी में चेंज किया। तो पहले मुझे ये देखना ही पड़ेगा क्लाउड हर्ट कार फाइल बार के नाम से आइकन है भी या नहीं। तो सर्च कैसे होगा, यहाँ पर जाएंगे तो क्लाउड के नाम से मिल रहा है, फाइल बार, और क्या था, कार। तो कुछ ना कुछ आइकन आपके इससे प्रोड्यूस जरूर होंगे, तो आप ट्राई करके देखो। या मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए क्या कर देता हूँ, यहाँ से जैसे क्लाउड, मैं इसको नेम देता हूँ रिमूव, इसको मैं नेम दे देता हूँ यूज़र, इसको मैं नेम देता हूँ एनवलप, इसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक थम्स अप। तो इस तरह से आप यहाँ डिफाइन कर लो। चलिए, यहाँ से हमने ये अपना पूरा कोड कॉपी कर लेना है एज इट इज। यहाँ आएंगे इस फाइल में और इसको जो है अपन रीनेम कर देंगे। ये था फॉन्ट ऑसम, ये हो जाएगा BS बूटस्ट्रैप। और यहाँ लाके अपना जो पूरा कोड है वो कॉल करा देना इसके अंदर। कॉल कोड करने के बाद इसको लिखेंगे BS और ब्राउज़र में जाके अपनी फाइल को अपन बोलेंगे रिफ्रेश, और यहाँ से इसको चलाएंगे। तो देखो कौन सा आइकन आ रहा है, क्लाउड का आइकन आ गया। तो बाकी आइकन इसको मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए नहीं चला रहा है उसको। तो
CLOUD क्लाउड, क्लाउड का कोड हमने सही डाला है, BBI क्लाउड बिल्कुल सही है। और हमने क्या डाला है, रिमूव। तो रिमूव का कोड चेक करो, रिमूव का कोड क्या होता है। तो रिमूव के नाम से कुछ नहीं, इरेज के नाम से है, ठीक है। तो आप इरेज का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मुझे रिमूव का सिंबल लगाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर या तो क्लोज का ले सकता हूँ या फिर मैं ट्रैश का ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ जाके ले देता हूँ ट्रैश। और यहाँ पर भी ट्रैश कर देता हूँ। अभी आप ब्राउज़र में देखोगे रिजल्ट आ चुका है। कॉल हो गया। तो जो नेम यहाँ पर मैच करते हैं वही नेम आपने उधर लगाने हैं। इसी तरह से आपको यूज़र का लगाना है। यूज़र में मुझे जैसे ये ऐसा लगाना है, तो इसका नाम क्या है, पर पर्सन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पर्सन कर देंगे, यहाँ जाके पर्सन कर लेंगे, ठीक है। और मुझे इसे एनवलप बनाना है, तो एनवलप का नहीं है इसके अंदर, तो कुछ ना कुछ तो होगा। क्या कर रहा है, तो मिल रहा है हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हमारी गलती है। तो सब हो जाएगा। तो देखो एनवलप भी आ गया। इसी तरह से मुझे थम्स अप भी ढूंढना है। तो ये लीजिए, हैंड थम्स अप के नाम से इसका नाम है। और ये लीजिए, सारे बन चुके हैं अपने आइकन्स। तो यहाँ जाएंगे, इसको लिख देंगे अपन इधर जाके H1 टैग बूटस्ट्रैप आइकन लाइब्रेरी। इस तरह से हम इसको क्या डिफाइन, और यहाँ पर लोग डिफाइन कर देंगे जैसे कि पैराग्राफ सम बूटस्ट्रैप आइकन्स। और ये सारे हमारे आई टैग में आ गए। इसके बाद हम चाहते हैं इसके कलर लुक एंड फील बदल जाए, तो मैं लिख देता हूँ BR एंटर, पेस्ट करूँगा। फिर से मैं यहाँ जाके लिख दूँगा स्टाइल बूटस्ट्रैप आइकन। लाइक मुझे साइज़ और कलर इसका चेंज करना है, लिखेंगे साइज़ एंड कलर। आपने यहाँ जाके लिखना है स्टाइल एट्रीब्यूट, और स्टाइल एट्रीब्यूट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। और जो भी साइज़ आप इसका रखना चाहें, जैसे मैं सबका अलग अलग साइज़ रख दूँगा, 24 पिक्सल्स, इसको मैं दे देता हूँ 36 पिक्सल्स, इसको मैं दे देता हूँ 48 पिक्सल्स, इसको मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल्स। PX लगाना ना भूलें, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। और ये मैंने 80 पिक्सल्स यहाँ पर डिफाइन कर दिया। इन द सेम वे मुझे यहाँ पर कलर भी ऐड करना है, तो लिखेंगे कलर। कलर आपको क्या रखना है वो जाके आप नाम बता दोगे। जैसे मैंने इसको बोला रेड, इसको मैंने बोला लाइट ब्लू। सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, फाइल को क्लिक करेंगे, आ गया। तो सारी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखिएगा, बढ़िया चीज़ है, काम करता है। इसी तरह किसमें बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। जावास्क्रिप्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, बूटस्ट्रैप अलग चीज़ है। बूटस्ट्रैप तो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती है ना, हम जावास्क्रिप्ट थोड़ी तो लगा रहे हैं कहीं। जावास्क्रिप्ट तो बात ही नहीं हो रही थी, जावास्क्रिप्ट पे कहाँ पहुँच गए? जावास्क्रिप्ट बहुत बाद आएगा, अभी जावास्क्रिप्ट से भी लेने देने नहीं हमारा। जावास्क्रिप्ट होता है फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक है। CSS HTML जो भी आप पढ़ रहे हैं ये होता है डिज़ाइनिंग के लिए। जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर आप जाते हो, तो अगर वहाँ पर आप देखते हो कि क्या डिफरेंस होता है, तो समझाता हूँ। और जैसे ये वेबसाइट है, तो यहाँ देख रहे हो ये लॉगिन का हमें हिलता हुआ दिखाई देता है इस तरह से, ठीक है। या जो क्राउजल आपके चल रहे हैं यहाँ पर, या जो माउस लेने पर ड्रॉप डाउन चल रहा है, ये सब जावास्क्रिप्ट है,
यानी कि ये मैंने क्लिक किया, ये जो चला ये भी जावास्क्रिप्ट है, यहाँ पर माउस गया ये भी जावास्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से चल रही हैं। अब जैसे अगर यकीन ना हो तो मैं जैसे आपको एक सेटिंग में जाके एक चेंजेस करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके लिखा जावास्क्रिप्ट, और मैंने जावास्क्रिप्ट को बंद कर दिया। अब आप बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ज़रा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को रिलोड करो। अब बताओ क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? पूरी वेबसाइट एकदम पैरालाइज हो गई, कुछ नहीं काम कर रहा है इसके अंदर। ना तो देखो माउस ने कुछ हो रहा है, ना यहाँ पर लॉगिन वाले पे जो हिल रहा था पहले वो सब चीज़ हो रही है, ना ही यहाँ पर एक क्लिक करने पर ये चल रहा है आगे। समझा है? तो जावास्क्रिप्ट एक तरह से समझो कि वेबसाइट में सांसें डाल देती है। वैसे स्ट्रक्चर पूरा डिज़ाइन है HTML CSS से, लेकिन ये ऐसा लगा डेड है, वेबसाइट काम नहीं कर रही। क्योंकि हमें पता है ना, जब वेबसाइट आते तो हमारे प्रोडक्ट्स ब्राउजर चल रहे होते हैं इधर उधर, कुछ नहीं काम कर रहा। तो जब तुम भी अपनी वेबसाइट बना लोगे तो बनाने के बाद तुम्हें भी JS लगानी पड़ेगी इसी चीज़ के लिए, कि ताकि एक मूविंग लाइव वेबसाइट मुझे लगे भाई हाँ ये वेबसाइट कुछ कर रही है। देखो सब ऐसे कैसे रुक गया, ना डेटा आ रहा है ना कुछ हो रहा, क्योंकि JS नहीं है। अब JS लग जाएगी तो देख डेटा तुरंत आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने जाके बोला अलाउ, और यहाँ से मैंने बोला रिफ्रेश, वही देखो वेबसाइट जिंदा हो गई, फिर से सब चालू हो गया हिलना डुलना। तो ऐसा समझो हमारा जो शरीर है ना वो HTML CSS जो हम लोग सांस ले रहे हैं दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब इस जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या डालते हैं, फंक्शनैलिटी, कि लाइक मेरे को इस स्क्रीन को घुमाना है, कुछ करना है, तो मेरे ब्रेन ने एक्शन लिया। तो ये काम भी आप JS से ही कराते हो। ठीक है, क्योंकि हम जितना है तभी हम लोग ये कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सिमिलरली जब वेबसाइट के अंदर की अगर यूज़र ने लॉगिन करने का ट्राई किया, फ़ोन नंबर दिया नहीं, तो हमने तुरंत उसका एरर दे दिया। ये जो एरर आया ये भी JS से आया। ठीक है, तो बिना JS के ये भी चीज़ें काम नहीं करती। तो जावास्क्रिप्ट के तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो जैसे हम लोगों ने जब फॉर्म पढ़ा था ना, तो उसमें रिक्वायर्ड पढ़ा था, पैटर्न पढ़े थे, वो जावास्क्रिप्ट थे। ठीक है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में फील नहीं होती तुम जावास्क्रिप्ट चला रहे हो। वो HTML के अंदर इस तरह से JS लिखी गई है कि जिसका तुम्हें पता ही नहीं चलता कुछ भी। तो अभी जब हम लोग ये CSS की प्रॉपर्टी ख़त्म कर देंगे, उसके बाद में फिर हम लोग CSS में डिज़ाइनिंग सीखेंगे। डिज़ाइनिंग नहीं सीखी ना हमने, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अभी सब चीज़ें जुड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और कुछ दिनों के बाद में फिर तुम्हें समझ में जाएगा कि ये ऐसा अगर मुझे इंटरफेस बनाओ तो कैसे कोडिंग से बनेगा पूरा, फिर कैसे उसके अंदर फंक्शनैलिटी डलेगी। या जैसे एग्जांपल है, अगर मैं आपको आज की डेट का बताऊँ, मैं सर्वर ऑन कर लेता हूँ अपना। जो तुमसे पहले बैच चल रहा था ना, वो रिएक्ट JS का बैच था। तो यहाँ देख रहा हूँ मैंने एक अटेंडेंस सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पर अटेंडेंस लग जाएगी लाइव। हमने कोड डेवलप किया उसके लिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पर जाके एक फोल्डर मेरे पास CD अटेंडेंस सिस्टम, इसके अंदर है CD बैकएंड, और इसके अंदर है नोड, और यहाँ से हम लोग अपना सर्वर ऑन रखेंगे और यहाँ लिखेंगे index.js। तो देखो सर्वर स्टार्ट हो गया, क्या लिखा है, कनेक्टेड टू डेटाबेस। फिर हमने एक और टर्मिनल अपना ओपन करा, लिखा CD अटेंडेंस सिस्टम, हमने लिखा npm स्टार्ट। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो मेरा सर्वर खुल के आ जाएगा ऑटोमेटिकली। पहली बार में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर जिन बच्चों की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है उनकी स्टूडेंट आईडी भी लिखी हुई आएगी। ठीक है, और जैसे मैं तुम्हारी किसी की लगाऊँ तो वो भी यहाँ पर इंस्टेंट आ जाएगी। देखो डेटा आ रहा है, इन सबकी जो अटेंडेंस हमने मार्क की थी वो ये हमने यहाँ पर मार्क कर रखी है ना। अब जैसे मैं आप में से किसी का यहाँ पर मार्क करने जाता हूँ, मैं लाइक अंशुमन, मैंने अंशुमन का आईडी लिया, यहाँ पर हमने डाला, और यहाँ पर हमने आज की डेट जाके चूज़ की इसके अंदर, और अंशुमन प्रेजेंट है, एब्सेंट है या लेट है, तो हमने बोला प्रेजेंट, ऐड किया, अटेंडेंस लग गई प्रेजेंट की। अब इसी तरह से जैसे यहाँ पर क्या मयंक एब्सेंट, अपना हमने मयंक का डेटा लिया, यहाँ पर जाके हमने कॉल किया, हमने मयंक का बोला मयंक एब्सेंट चल रहा है। तो देखो स्टेटस आते आ रहे हैं सबके प्रेजेंट एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या है, JS ही JS है और कुछ है ही नहीं। इसमें जाओगे आप, कहाँ गया प्रोजेक्ट, तो देखो बैकएंड के अंदर index.js। तो यहाँ देखो
क्या यहाँ पर कोई HTML जैसा तुमने जो पढ़ रहे हो CSS पढ़ रहे हो कुछ समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? सारा जावास्क्रिप्ट है ना, वो चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं बिल्कुल भी। ये जैसे हम लोगों ने जो इसका कोड लिखा पूरा, यहाँ पर कहीं तुम्हें HTML दिखाई दे रहा है इसमें? ये सब जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। तो तुम्हारा कोर्स क्या है? तुम्हारा भी UX है, तो तुम बच गए। ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो तुम्हारी अटेंडेंस लगी है ना, वो बैकएंड में कहीं स्टोर हुई है, ठीक है, जहाँ से डेटा आ रहा है। तो मान लो अगर मैंने पेज को रिलोड कर दिया तो ये नहीं कि डेटा चला जाएगा, डेटा रहेगा। देखो आ रहा है ना, अभी अटेंडेंस कहाँ पर है? अटेंडेंस डेटाबेस हमारा बना हुआ है, उसके अंदर अटेंडेंस का एक डेटाबेस है, उसके अंदर देखो ये अटेंडेंस लग रही है सब यहाँ पर, है ना, इस तरह से। तो मैं क्या है ना कि जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, UI UX, डिजिटल मार्केटिंग सब पढ़ाता हूँ। मेरे को सारी चीज़ें क्लियर है, चीज़ें काम करती कैसे। ग्राफिक बहुत अच्छा आता है लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि वो उस लाइन मुझे जाना नहीं, क्योंकि मैं कोडिंग वाला बंदा हूँ, मुझे सिर्फ कोड चाहिए। तो जितना आपको कोड के थ्रू समझा सकता हूँ वो सारी डिज़ाइनिंग। अब जैसे मुझे फोटोशॉप अगर चलाना होता है, मुझे फोटोशॉप चलाने के लिए माउस की ज़रूरत नहीं है, मैं नोटपैड में कोडिंग करूँगा जावास्क्रिप्ट में, फोटोशॉप मेरा काम अपने आप हो जाएगा। क्योंकि फोटोशॉप के अंदर ये फीचर दिया हुआ है कि जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर क्या मिलता है? ब्राउज। तो यहाँ पर पूरी कोडिंग जावास्क्रिप्ट की चलती है, पूरा जावास्क्रिप्ट कोड लिख के यहाँ पे लाके कॉल करो तो सारा काम हो जाएगा। अब जैसे तुम्हें बोला जाए कैलेंडर बनाओ 12 महीने का, तो तुम 12 महीने का कैलेंडर मैनुअली बनाओगे, लेयर बाई लेयर, टाइम लगेगा। मेरा कैलेंडर मिनटों सेकंडों में बन जाएगा इसके अंदर। वो 12 महीने का नहीं, अगले 200 साल आगे जाना हो पीछे जाना हो, जिस मर्जी का भी चूज़ कर लो। तो ये होती है कोडिंग की पावर। तो कोडिंग इसलिए आना बहुत ज़रूरी है। चलो टाइम हमारा